पुरुष वाक्य के बारे में बोलते हैं, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या जो विमुक्ति की ओर ले जाए। जो हमारा ध्येय जो हमारा है, हमने ध्येय में भी बोला है, राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज। ये तीनों बिंदु हमारे उद्देश्य को प्रकट करने वाले हैं। हमको करना क्या है, हमारे काम को कहाँ तक जाना है, यानी डेस्टिनेशन, नियति क्या है। ये डेस्टिनेशन प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए संगठन को नियमित रूप से हर प्रकार से काम की रचना खड़ी करनी होती है। उसी को हम कहते हैं कार्यक्रम। संगठन को मजबूत करना, सुदृढ़ करना, समाज में उसकी प्रतिमा बने। जिस विचार को लेकर हम खड़े हुए हैं, उस विचार की पूर्ति करने के लिए हम लगातार एक के बाद एक कार्यक्रमों की मालिका संपन्न करते हैं। उसमें से पहला बिंदु मैंने आपको बताया, शिक्षकों की समस्याओं के लिए करने वाले काम, जो हमने प्रारंभ में चर्चा की। दूसरी चर्चा हुई, हमने जो अपना उद्देश्य बोला, शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में होने वाले जितने भी आयोजन हैं, चाहे पाठ्यक्रम का निर्माण करना हो, जब पॉलिसी बनने की बात हो, कल भी उसका उल्लेख हुआ, माननीय अध्यक्ष जी ने उल्लेख किया। हमने लगातार हर स्तर पर नीचे से लेकर ऊपर तक चर्चा करते हुए सभी शिक्षकों की जो सूचनाएं थी, जो सुझाव थे, उनको लेकर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की, चाहे शिक्षा नीति की जो कमेटी बनी हो, शिक्षा मंत्रालय की बात हो, उच्च शिक्षा में यूजीसी हो, जितनी भी स्तर पर है बात हो सकती है। तो शिक्षा कैसी चाहिए और उससे होने वाला परिणाम, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो अभी सरकार ने जिसको स्वीकार किया है, अब उसका क्रियान्वयन के लिए भी चर्चा हो रही है। तो कहने तात्पर्य शिक्षा के बारे में भी समग्रता से विचार, ये शैक्षिक महासंघ का, यानी हमारे शिक्षक संगठन का ये अपना कार्य है। उसके लिए हमको विभिन्न प्रकार के लिए कार्य योजना करनी पड़ती है, जो पिछले सालों में शिक्षा नीति के लिए हमने कई स्तर पर शिक्षकों से, संगठनों से सुझाव एकत्र किए और विभिन्न स्तरों पर उन सुझावों को अच्छे प्रकार से रखा, और उसका परिणाम भी हुआ। शिक्षा नीति में वो बहुत सी बातें, अपने सुझाए बातें आ गई। तो ये शिक्षा में काम करना, यानी विभिन्न प्रकार के सेमिनार करना, विभिन्न प्रकार के डायलॉग्स हमको खड़ा करना, विभिन्न प्रकार कॉन्फ्रेंसेज करना, विमर्श जिसको बोलते हैं, विमर्श करना, कार्यशालाएं करना, ये तो शिक्षा में जो चाहिए, उस नाते से सभी शिक्षकों के सहभाग के साथ हम अपनी बात को शासन के समक्ष अपेक्षित स्थान पर रखते हैं। ये मंथन, चिंतन, उसके लिए प्रकार, चाहे सेमिनार, अभी इन दिनों वेबिनार हम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो, हमारे बहुत प्रकार के डायलॉग हो या विमर्श के कार्यक्रम हो, ये सब हम एक एकेडमिक जो हमारा जो पक्ष है, उस नाते से हम विभिन्न कार्यक्रमों की रचना इस नाते से करते हैं, जिनका उल्लेख मैंने संक्षिप्त में किया है। ये सतत करने वाला काम है। किसी संगठन को अगर अपने विचार को पूरा करना है, जैसे विचार हमारा क्या है, राष्ट्रीय विचार है, भारतीय बाध्यता से ओतप्रोत है, भारतीय संस्कृति का उसमें सम्यक विचार है। इसके नाते, इसके आधार पर हम शिक्षा में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या चीज चाहते हैं, उसमें हमारा योगदान क्या होगा, ये भी हमारी कार्यक्रमों की मालिका में कुछ न कुछ हम लगातार इस नाते से जो अपेक्षित करते हैं। तो ये एकेडमिक कार्यक्रम हमने आपके सामने चर्चा में डाले, जो हम करते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप करते हैं, वही मैंने बोला, ये हम अपने कार्यक्रमों की रचना में। तीसरा पक्ष है संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, संगठनात्मक गतिविधियां। संगठन के बिना हम बोलते हैं संघे शक्ति कलो युगे, संघे शक्ति कलो युगे, और दूसरा बोलते हैं संगठन में शक्ति है। कोई भी संगठन कितनी भी अच्छी बात सोचता हो, जब तक उसके साथ में उसकी संगठन की शक्ति में हो,
संगठन की शक्ति के लिए, संगठन शक्ति यानी संख्या से होती है, विचार से होती है, कार्यक्रमों से होती है, समय पर अपनी बात रखने से होती है, शासन से वार्ता की बात होती है। तो ये शक्ति का प्रादुर्भाव करना, उसको बढ़ाते चले जाना, तो एक संगठनात्मक गतिविधियों में शक्ति संचय, शक्ति को बढ़ाने का उपक्रम, उसको बोलते हैं हमारी मेंबरशिप। हम प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षक तक संगठन के विचार ध्येय को लेकर अपनी बात को रखते हैं और सबको जुड़ने के लिए कहते हैं, प्रतिवर्ष मिलते हैं। उसके आधार पर प्रत्येक शिक्षक को लगता है मैं इस संगठन से जुड़कर मैं धन्य हो गया हूं। कितने अच्छे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये लोग करते हैं, हमारी समस्याओं को सरकार शासन के समक्ष रखते हैं, केवल राज्य में नहीं अखिल भारतीय स्तर पर भी बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं। यानी शिक्षक समुदाय के बीच प्रतिवर्ष कम से कम एक बार जब उसको सदस्य बनाने जाते हैं, वो अपनी बात रखता है, वो बताता है कठिनाइयां क्या है, कौन कौन से कष्ट उनके सामने हैं, उन कष्टों को लेकर अपनी बात को रखना। और वो जब बातें हम समेकित करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो इकट्ठा करके उन बातों को हमको शासन के समक्ष रखना पड़ता है। तो मेंबरशिप ड्राइव करते हैं, तो इसका मतलब है शिक्षकों की वास्तविक जो कठिनाइयां हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसमें शिक्षक की भी है, वहां पर हमारे प्रिंसिपल्स की भी है, वहां पर और डिपार्टमेंट के हेड्स की हैं। जब हम जाते हैं, संपर्क करते हैं, तो हमको ध्यान में आता है कि वो कौन कौन सी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। ये मेंबरशिप ही है जिसके आधार पर, प्रत्यक्ष मेंबरशिप। अभी कोरोना के कारण हमने अभी वर्चुअल या उनको ऑनलाइन मेंबरशिप करने की योजना की है। ये एक तत्कालीन, अभी इस समय समस्या थी इसलिए हमने ऐसा किया है। लेकिन प्रतिवर्ष हमारी मेंबरशिप प्रत्यक्ष शिक्षक तक जाकर उसको सदस्य बनाना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना, उसको सुनना, और अपने जो काम किए हैं उसका हमारा हैंड आउट लेकर जाएंगे, उनको हम देंगे। और हम करते क्या है, वर्ष भर हमने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन समस्याओं का समाधान किया है, चाहे अखिल भारतीय स्तर पर किया हो या राज्य स्तर पर किया हो, ये दोनों बातें हमको शिक्षक को बताना और सभी लोगों से वहां पर स्टाफ की मीटिंग लेना, स्टाफ से वार्ता करना, यानी समग्रता से भी समस्याओं का संकलन करते जाना। तो ये मेंबरशिप जब ड्राइव करते हैं, तब केवल हमको शुल्क नहीं आता है, संगठन को आर्थिक ताकत मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक शिक्षक से हम प्रतिवर्ष एक न्यूनतम राशि 100, 200, 500 रुपए हम तय करके रखते हैं, वो एक सदस्यता के नाते से और वार्षिक करते हैं। हम कभी लाइव मेंबरशिप नहीं करते हैं। लाइव मेंबरशिप हमारे संगठन में बना है क्योंकि हम शिक्षक से प्रतिवर्ष मिलना, अगर उसको अच्छा लगेगा वो सदस्य बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा सदस्य नहीं बनेगा। आप गतिशील हैं, एक्टिव हैं, तभी लोग, तभी शिक्षक हमसे जुड़ेंगे। तो ये शिक्षकों के बीच में जाने का सबसे बड़ा उपक्रम जो हमारे संगठन की ताकत, मेंबरशिप, संघे शक्ति कलयुगे बोला, यानी ये जो शिक्षकों की ताकत है, शासन से वार्ता करना, यानी उनको मालूम है ये संगठन छोटा नहीं है, बड़ा संगठन है। बड़े संगठन के नाते से हमको लगातार शासन के सामने जाते समय संकोच नहीं होता, मन मजबूत रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये मेंबरशिप जितनी बढ़ती जाएगी हमारी बंगाल में, तब हम संगठन अपनी बात को सरकार से, चाहे सरकार कोई हो, पहले वामपंथी थी, अभी ममता सरकार है, कल हो सकता है बीजेपी की सरकार है, हमको शासन से वार्ता करनी ही पड़ती है, कोई शासन रहता है। तो मेंबरशिप के कारण संगठन की ताकत बनती है, ये हमको ध्यान में आना चाहिए। वो ये प्रतिवर्ष अधिकतम कार्यकर्ताओं को जो पुराने हैं उनको प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक संस्थान में भेजकर सदस्यता का अभियान करना, और उससे हम टू वे समस्याएं जो हमने समाधान की वो बताएंगे, हम अच्छा क्या करते हैं शिक्षा संगठन आते से वो हम बताएंगे, और नीचे क्या समस्याएं जो चल रहे हैं वो हमको जानकारी मिलेगी। उस आधार पर हमारा मेमोरेंडम बनता है, शासन से वार्ता के लिए बिंदु बनता है। तो ये इसको मैं बोलता हूं लगातार संगठन में, ये संगठन की प्राणवायु है, ऑक्सीजन जैसा काम करती है। इसी संगठन को खत्म होना है तो मेंबरशिप बंद कर दो, संगठन खत्म हो जाएगा 2, 4, 5 साल में।
तो ये हमारे संगठन की प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, और इसको हम बोलते हैं कल्प वृक्ष। इस मेंबरशिप करने से हमको क्या क्या मिलता है? धन मिलता है। जो समस्याएं सरकार को रखनी है वो सब हमको जानकारी मिलती है। हमको प्रत्येक शिक्षक से डायलॉग करने का अवसर मिलता है। उसकी भावना क्या है, जो हम संस्कार लेकर जाना चाहते हैं, हम जो हमारे जो संगठन ने जो विचार लिया है उस विचार को लेकर जाना, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिल सकता। विचार की का संप्रेषण, आर्थिक संग्रह, ताकत, और ये है समाज में, शिक्षक समुदाय में प्रभाव डालने वाला। इसी को बोलते हैं कल्प वृक्ष। इसी से हमको मिलते हैं नए नए कार्यकर्ता। हमको काम करने के लिए कार्यकर्ता कहां से मिलेगा? ये कार्यकर्ता इस मेंबरशिप से मिलता है। जब हम डायलॉग करेंगे, वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, तब तो कई लोग उत्साही मिलते हैं। अपने विचार से बहुत ही जुड़े बंधु हैं, अब तक जुड़ नहीं पाए, हम जाकर उनको समझाने लगे तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये इससे मैं जुड़ना चाहता हूं, मैं करूंगा काम। तो ऐसे बहुत उदाहरण देश में हैं। इसी अवसर पर हमको नए नए कार्यकर्ताओं की प्राप्ति होती है। इसलिए जहां हमको धन मिलता है, जहां पर कार्यकर्ता मिलते हैं, हमको शासन के समक्ष जाने के लिए ताकत मिलती है, हमारा संगठन का प्रभाव बढ़ता है। ये सब एक सादे सब सदे एक ही घटना से, एक मेंबरशिप से इतनी सारी बातें मिल जाती है। तो अपने प्रत्येक संगठन को बढ़ने के लिए इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये अच्छी योजना करना, अच्छे हमको संच समूह बनाना, मेंबरशिप ड्राइव करने के लिए उनको छोटा छोटा समूह बनाकर भेजना। वो अपनी मेंबरशिप ड्राइव के लिए रिसीट बुक लेके जाएंगे, वहां हैंडआउट लेके जाएंगे। ये हमारी मेंबरशिप का अपना बड़ा कार्यक्रम है। ये हमको सबको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। हमारा संगठन प्रतिवर्ष, जैसे हम अब कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग करते हैं, जो कार्यकर्ता हमारे को मिलते हैं, इसमें जो हम जो सदस्यता करेंगे, इसमें ऐसे नए नए लोग बंधु मिलेंगे। उन बंधुओं को हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं बीज है। ऐसे नव जो कार्यकर्ता बनने वाले हैं, मेंबरशिप पूर्ण होने के तुरंत बाद उनको संगठन परिचय वर्ग चलाना, 3 घंटे का होगा, 6 घंटे का होगा, प्रत्यक्ष होगा, ऑनलाइन होगा। जो नए नए बंधु हमको ध्यान आते हैं, कार्यकर्ता का बीज में बीज है, हमको मालूम है ये काम का उत्साह लेकर हमसे जुड़ रहा है। ऐसे बंधुओं का परिचय वर्ग करना, संगठन का प्राथमिक परिचय, उसके आधार पर वो संगठन के बारे में पूछेगा, हमारी पद्धति क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, कैसे हम काम करते हैं, हमारा विचार क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। ये हम उस दिन संगठन के ज्येष्ठ अनुभवी कार्यकर्ताओं से मार्गदर्शन करने के लिए कहेंगे। उस दिन प्रश्नोत्तर, जिज्ञासा समाधान रखेंगे। ऐसा एक हमारे संगठन में नव आगंतुक कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा परिचय वर्ग करना। ये जो हमारा है, इसके जो पुराने कार्यकर्ता हो गया है, जो आज हम वर्क कर रहे हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन कोरोना कालखंड में हम मिल नहीं सकते थे प्रत्यक्ष, इसलिए हमने ऑनलाइन अभी किया है। हमारा प्रतिवर्ष प्रत्येक कार्यकर्ता का रिफ्रेशर कोर्स जैसा ही वर्ग है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, किस काम करने के लिए इस संगठन के साथ जुड़े हैं, हमको जाना कहाँ है, हमारा डेस्टिनेशन हमको ध्यान आए, हमारी पद, ये सबका एक तरह से रिवीजन करना। वही बात गत बार 1 साल पहले की थी, आज भी हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार सुनना। कल जैसे अनुपम बेरा जी ने बहुत सारी बातें रखी थी, संगठन के प्रारंभ काल से लेकर बंगाल में कैसे काम करा हुआ, सभी कार्यकर्ताओं का नाम उल्लेख किया उन्होंने। तो हमको प्रतिवर्ष हर कार्यकर्ता को ध्यान आइए, हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम कहाँ से हमारा सिंचन होता है, वर्धन होता है, पोषण होता है, कैसे अभिवृद्धि के लिए हमारा मूल आधार कहाँ है। ये अभ्यास वर्ग संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को वहां तक जोड़ता है। आज कार्यकर्ता विषय पर ये विषय आने वाला है, इसलिए मैं लंबा नहीं बोलूंगा उस विषय में। तो ये कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग प्रतिवर्ष प्रत्येक इकाई में, ब्लॉक की होगी, हमने कॉलेज लेवल पर भी ब्लॉक की इकाई बनाई नहीं है, हम जिले की इकाई बना रहे हैं।
तो जिलाशय और प्रांत का प्रतिवर्ष अभ्यास वर्ग कार्यकर्ताओं का लगे और सभी कार्यकर्ताओं को इस अभ्यास वर्ग में आने के लिए अपेक्षित करना चाहिए। तो ये हमारा, इसी प्रकार हम चौथा बिंदु बोलेंगे, वो है हमारे संगठन का एक स्टेट लेवल का प्रतिवर्ष सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। ये संगठन की ताकत को बताने वाला है, ये अपने संगठन की ताकत को बताने वाला है। हम प्रदर्शन भी करते हैं, और प्रदर्शन, ये जितने बंधु हम इकट्ठे होते जाएंगे, राजस्थान में जब हमारा वार्षिक सम्मेलन होता है विद्यालय क्षेत्र का, 7 से 8 हजार कार्यकर्ता 2 दिन तक एक स्थान पर रहते हैं। 10, 15, 20 स्कूल सरकारी बुक करते हैं, और भी स्थान धर्मशालाएं होती हैं, टॉयलेटरीज, और 2 दिन तक एक स्थान पर खाना, वहां कार्यक्रम में हिस्सेदारी करना। वहां कॉलेज का जो हमारा संगठन है, 3000 कार्यकर्ता, 3300 तक की संख्या तक पहुंच जाते हैं। ये सम्मेलन एनुअल हमारा कहीं कहीं 2 साल में, कहीं कहीं 3 साल में हम करने की परंपरा है। हम उस दिन साल भर के हमारे कामों का लेखा जोखा सभी शिक्षकों के सामने रखते हैं। अच्छा उद्घाटन सत्र होता है, अच्छा समापन सत्र होता है, वैचारिक सत्र होते हैं, संगठनात्मक विषयों पर जानकारी दी जाती है। ऐसा 2 दिन का, पहले हम 3-3 दिन के सम्मेलन करते थे, अभी 2 दिन के सम्मेलन करते हैं। ऐसा एक हमारा एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके आधार पर राज्य भर में लोगों को ध्यान आए, संगठन छोटा नहीं है, छुई मुई का जो पौधा है ना, मुरझा जाता है, ऐसा नहीं है, ये ताकतवर है, नीचे तक है इसकी जड़ें। नीचे से सभी अधिकतम बंधु उस स्थान पर कार्यक्रम हिस्सादारी करते हैं। इस कारण एक प्रकट स्वरूप ध्यान आता है। ये उस दिन हम कोई शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ ऐसे शिक्षा क्षेत्र के तज्ञ लोगों को बुलाते हैं। ऐसे मिलाकर ये कार्यक्रम हमारा सम्मेलन के नाते से हम प्रतिवर्ष जिला लेवल पर और स्टेट लेवल पर करते हैं, ये करना चाहिए। इसी प्रकार हमारे संगठन को चलाने के लिए हमारे संगठन की गतिविधियां, यानी उसको बोलते हैं मीटिंग्स, बैठकें। हमारे स्टेट की जनरल बॉडी मीटिंग, साल में एक बार जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए। उसमें कौन पात्र है, हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, बाईलॉज है, उसके आधार पर हमारे एक जनरल बॉडी में साल भर में हमने किए कामों की समीक्षा होगी। और कोई हमको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तो उसके बारे में भी हम वहां चर्चा करेंगे और वहां पर रेजोल्यूशन पास करेंगे, और उसके आधार पर कोई भी शैली पद्धति हमारी उसके बाद में अडॉप्ट होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। तो ये जनरल बॉडी मीटिंग में कोई न कोई 1-2 विषय पर हम प्रस्ताव, रेजोल्यूशन पास करते हैं। साल भर में कोई कार्यकर्ता चला गया, उसके लिए हम शोक प्रस्ताव भी पास करते हैं। कोई एकेडमिक हमने काम में हमने तय किया, तो ऐसे मिलाकर हमारा ये जनरल बॉडी मीटिंग, और जब बड़ी, इसको साधारण सभा बोलते हैं, ये करना। ऐसे एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स स्टेट की कम से कम 4 मीटिंग, अगर बाईलॉज में 4 है 4, 3 है 3, ये मीटिंग्स बैठकर चिंतन मंथन करना। डिस्ट्रिक्ट के लोग, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहेंगे, स्टेट की पूरी बॉडी रहेगी, स्पेशल इन्वाइटी किसी को बुलाया तो वो रहेंगे, और पूरे संगठन के बारे में जो काम हमने तय पहले किया है, जो एग्जीक्यूट हो चुका है, उसकी समीक्षा करेंगे। कैसा हुआ है, सबकी राय क्या है, सब लोग उस विषय में अपनी राय रखेंगे। अच्छा हुआ तो शाबाशी, कुछ कमी रह गई है तो अगले कार्यक्रमों के लिए हम निश्चित करेंगे कि हम अगला कार्यक्रम इससे अच्छा करने वाले हैं। तो हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में संगठन के सब कामों का लेखा जोखा, वहां आर्थिक जो हमारा ट्रेजरर है वो अपना खर्चे का हिसाब सबके सामने रखेंगे। जनरल बॉडी मीटिंग में अपना ऑडिटेड अकाउंट्स हमको रखने मस्ट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सबके सामने रखना पड़ता है। जो सेंट्रल हमारे बैठक में आए होंगे, जीबीएम में सबने देखा होगा, तो ये हमने सबके समक्ष पूरा ऑर्गेनाइजेशन कितना पैसा कैसे किस मद से आया है, ये सबके सामने रखना। तो ये हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में हमारे विभिन्न प्रकार के मुद्दे, आंदोलन का कोई मुद्दा है तो भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है। 1-2 कार्यकर्ता किसी आंदोलन को तय नहीं करते। जब तक एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं होती है तो हम कोई भी डिमांड चार्टर कंफर्म नहीं कर सकते, कोई भी आंदोलन हमारा नहीं हो सकता। ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव
मेंबर्स हैं सभी, उनकी सहमति लेकर करना होता है। बिना उसके हम कोई भी काम नहीं करते हैं। अध्यक्ष महामंत्री स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के बिना कोई चीज अपने संगठन में कुछ बदल करना है तो बॉडी के सामने लाना पड़ता है, सीधे बदल नहीं होता है। ये सब काम हमारी संगठन गतिविधियां जो चल रही हैं, उनकी समीक्षाएं, आगामी योजनाएं, उसकी चर्चा, तो ऐसे 3 से 4 एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स हमारी प्रतिवर्ष, यही बात जिला लेवल पर है, यही हमारी। और अगर नीचे लेवल जाता है संगठन का तो वहां तक हमको नियमित बैठकें करना, मीटिंग्स करना, संगठन को गतिमान करने के लिए ये बैठकें हमारी कार्य का आधार बिंदु है। ये ध्यान में लेना चाहिए, इसका विस्मरण नहीं करें, इसको हमको इसकी सीमाएं नहीं लाएंगे, हमको लगातार स्टेप बाय स्टेप, सोपान दर सोपान, एक के बाद एक ये कार्यक्रमों को करने के लिए जो भी हम करेंगे, हमारी मीटिंग्स में इस विषय को लाएंगे। अगला कार्यक्रम 2 महीने बाद है तो उसकी चर्चा हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं अचानक सूचना दी और हमने कार्यक्रम कर लिया। तो हमारी ये बैठकें संगठन को समस्याओं का संग्रह करना, उस विषय के समाधान के लिए सुझाव देना, सुझाव लेना, और वो निर्णय फिर उसके आधार पर उस दिन अंतिम निर्णय लेना, हम कैसे आगे जाएंगे, हमारे काम का कैसे सिलसिलेवार हमको चलना होगा। तो ये संगठन हमारा, जैसे हमने पहले बताया, शिक्षक संगठन है, इस नाते से बहुत सारी बातें हमको शासन से करनी होती है, शिक्षकों के समाधान हमको करने हैं, इसलिए संगठनात्मक गतिविधियां। अब संगठनात्मक गतिविधियां, आंदोलन की बात हमने रखी, मेंबरशिप की बात रखी, नए कार्यकर्ता आए हमारे उनके लिए चिंतन मंथन के लिए वर्ग सोचा, कार्यकर्ताओं का अभ्यास सोचा, एनुअल कॉन्फ्रेंस करने की बात सोची, हमारी एनुअल मीटिंग जीबीएम की बात की, हमारी हर 3 से 4 मंथ में हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग की बात की। ऐसे ही अन्य प्रकार की चीजें जो हमारे कार्यकर्ताओं को संभाल करने के लिए करना पड़ता है, उसके लिए भी हमको प्रवास करना पड़ता है। कार्यकर्ताओं की संभाल और संगठन की संभाल दोनों एक ही बात है। ये करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं को, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे ट्रेजरर हैं, सबको कार्य का विभाजन करके प्रवास के लिए भेजना, कार्यक्रमों में भेजना। जो होने वाले कार्यक्रम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहे हैं उनमें जाने के लिए, विभिन्न कॉलेज में कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें जाने के लिए हमारे स्टेट की बॉडी को जाना है। वो कार्यकर्ताओं का प्रवास तय करना, सभी को प्रवास करना चाहिए। केवल अध्यक्ष महामंत्री प्रवास नहीं करें, सभी को प्रवास करना चाहिए। इस नाते से हम ध्यान करें और सबको कार्य का विभाजन की जिम्मेदारी सौंपे। तो प्रवास में हमको क्या ध्यान रखना, वहां पर हमको करना क्या है, कौन कौन से बिंदुओं की चर्चा करना, किस किस कार्यकर्ताओं से मिलने जाना, कोई शिक्षाविद एजुकेशन क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कोई है उससे हमको संपर्क करना, किसी कार्यकर्ता घर में जाकर हमको रुकना, ठहरना, बात करना, समझना, तो कष्ट कठिनाई तो नहीं है उसकी। तो संगठन की वहां की लोकल बॉडी के साथ में संवाद करना, कैसा अनुभव है, कैसी चर्चा है हमारी बॉडीज के कार्यकर्ता के बारे में। जब हम प्रत्यक्ष जाएंगे तब आपको ध्यान आएगा हमारा जो कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहा है कैसे संघर्ष करता है, कितनी कठिनाइयों में उसे काम करना पड़ रहा है, कौन कौन सी बातें उसको दिक्कत करती हैं, वो सब प्रवास करने वाले कार्यकर्ता को ध्यान में आती है। इसलिए नियमित प्रवास की रचना बनाना, हर कार्यकर्ता हर स्तर का अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करे। राज्य के सभी राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी, उनका एक जिले से लेकर और अधिक जिलों में नियमित प्रवास की रचना। कोरोना है अभी हम ऑनलाइन बात कर रहे होंगे, लेकिन बाकी समय में करने के लिए प्रवास की रचना बनाना, ये प्रवास संगठन को और अधिक गतिमान करेगा। ये नियमित चलने वाली बात है। और तब प्रवास करके आकर हमारी सब प्रमुख कार्यकर्ता बैठकर पूछताछ करें वहां हमने क्या किया। जो बैठकों की रिपोर्ट वहां जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट वाला भी भेजेगा और ये भी रिपोर्ट करेंगे वहां के अनुभव कार्यकर्ताओं के, किसको आगे बढ़ाना है, कितनी क्षमता है उसकी है, हर प्रकार की बातें हमारी टोली में होनी चाहिए प्रवास करने वाले कार्यकर्ता के जाने के बाद। तो ये हम बात ध्यान करें और ऐसे ही हम
हमारे संगठन में शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत, जैसे कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग है तो सब शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए विभिन्न एकेडमिक योजना बनाना, जिसका उल्लेख मैंने प्रारंभ में भी किया। वो एकेडमिक कार्यक्रम रखना, आपने भी 2-3 बार कार्यक्रम किए पिछले दिनों में, तो उससे हमारे शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ेगी। जो नए नए पहलू आते हैं उनकी जानकारी उसकी बढ़ेगी। तो ऐसे एकेडमिक गतिविधियां, कार्यक्रम, सेमिनार तो हमको करने होते हैं। और ऐसे ही हम कार्यक्रम करते हैं जिसको बोलते हैं सामाजिक सरोकार के। कल भी हमारे अध्यक्ष जी ने चर्चा की थी, संगठन के कार्यक्रमों में सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम भी है। सामाजिक सरोकार से पहले भी हमने 4 कार्यक्रम हमने अखिल भारतीय स्तर पर तय किए हुए हैं। 4 हमारे वार्षिक कार्यक्रम जो सभी इकाइयों को करने आवश्यक है। किसी को मुक्ति नहीं है, हर कॉलेज की इकाई हो, ब्लॉक की इकाई हो, डिस्ट्रिक्ट की इकाई हो या स्टेट इकाई हो, उनको 4 कार्यक्रम कम से कम सबके लिए देश में एक समान है, सभी इकाई को करना है। वो एबीआरएसएम या इस विचार की पहचान के लिए है। पहला, कर्तव्य बोध दिवस 12 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में करना, 1 से 1.5 घंटे कार्यक्रम करना। शिक्षक और शिक्षाविद उस कार्यक्रम में संबोधन के लिए रहेंगे। जो जिसका जीवन निष्कलंक है, निष्कपट है, एक शिक्षक के नाते से अच्छी भूमिका है, वही बोलने के लिए रहे। 1.5 घंटे में कार्यक्रम संपन्न हो जाए। कोई पॉलिटिकल लीडर्स को हमको नहीं रखना होता है इसमें। ये नियमित कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष प्रत्येक इकाई को करना पड़ता है। दूसरा है नववर्ष, शुभेच्छा देना, और नववर्ष के बारे में हमारी नई पीढ़ी को, अधिकारिक को बताते जाना। हम भूलते जा रहे हैं, कभी कभी 1 जनवरी नया दिन ऐसा लोगों को ध्यान में आ गया है। उसके लिए हम भारतीय सांस्कृतिक जो धरोहर है, विरासत हमको मिली है, उसको नई पीढ़ी को देना, उसको ट्रांसफॉर्म करना। ये भारतीय सांस्कृतिक गौरव का जो दिन है, हमारे ऐतिहासिक जो दिन है, इसकी जानकारी जो कितने महापुरुषों से जुड़ा है, पृथ्वी की उत्पत्ति का दिन है, कितनी चीजें हैं वो बताना हमारी पीढ़ी को। हमारा वैज्ञानिक जो नया दिन है ये है, इसकी जानकारी प्रत्येक छोटे छोटे बंधु इकाई को भी हो, विद्यार्थी को हो, शिक्षक को हो, समाज को। तीसरा है गुरु बंधन। केंद्र स्तर पर तो ये कई दिनों से, पिछले 8-9 सालों से चल रहा है, और देश भर में अधिकतम इकाइयों में ब्लॉक लेवल तक भी होने लगा है, मंडल लेवल तक भी हिमाचल में ये इकाई कार्यक्रम कर रही है। हेतु यही है, शिक्षक को उसका जो सम्मान है, वो सम्मान किस लिए? जिन्होंने जो उत्कृष्ट काम किया है शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उस उत्कृष्ट काम के लिए शिक्षक को लगे। मैं जो पूर्व के बहुत सारे, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात, ठाकुर की बात आती है, महर्षि अरविंद की बात आती है, कितने सारे लोग हैं, बंगाल से तो कितने लोग जुड़े हुए हैं। हम बार बार हम करते हैं, हमारे कितने लोगों के नामों का उल्लेख हम आज के दिन कर सकते हैं, आप तो स्वयं जानकार हैं। ऐसे सभी श्रेष्ठ शिक्षकों का उस दिन उल्लेख करें, और सबके मन में ये मन में भाव आए कि मैं भी वैसा बन सकता हूं क्या। ये भाव जागरण के लिए ऐसे शिक्षकों का उल्लेख करके हम गुरु बंधन कार्यक्रम करते हैं। और एक चौथा कार्यक्रम जो अखिल भारतीय स्तर पर तय है, जो प्रतिवर्ष नए नए मुद्दों पर होता है। पीछे 4-5 साल हमने लगातार शाश्वत मूल्यों किया था। उससे पहले हमने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, उससे पहले हमने राइट टू एजुकेशन बिल पर किया था, उससे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन बिल पर किया था, उससे पहले हम लोगों ने जो यूपीए सरकार ने जो हमारी बहुत सारी पाठ्यक्रम में कुछ महापुरुषों के जीवन के बारे में कालिक पोती थी, उसकी जानकारी के लिए लगातार एक एक मुद्दे लेकर हम समाज जागरण, शिक्षक जागरण, विद्यार्थी जागरण, ये जागरण कार्यक्रम है। छोटी इकाई तक इसका प्रबोधन करना, बताना। 5 साल से हम सांस्कृतिक मूल्यों को बात कर रहे थे, इस बार हम दूसरे मुद्दे पर करने लगे। 5 साल किया है, नीचे तक पहुंचाया है आप सबने। ऐसे 4 कार्यक्रम प्रतिवर्ष हम, 3 स्थायी है, चौथा नाम बदल के, विषय बदल के रहता है, वो हर इकाई तक। और इसी प्रकार हर इकाई सामाजिक सरोकार के अनेक कार्यक्रम अपने साथ जोड़ सकती है। कैसे कार्यक्रम? जैसे मान लो अभी निवार नाम का एक अभी साइक्लोन आया, आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु, पुदुचेरी
ये जो कोस्टल क्षेत्र है उसका इफेक्ट हुआ, रात में देरी से आया और उसका नुकसान हुआ, विनाश लीला हुई, और सब शिक्षक बंधु और समाज के लोग सेवा कार्य में लग गए। अपने संगठन के भी पदाधिकारी वहां समाज के साथ, सेवा भारती के साथ वहां काम में जुटे हैं, स्वयं भी जहां हैं वहां पर लगे हैं, ये स्वयं स्वतः स्फूर्त होकर काम कर रहे हैं। ऐसे ही योजनाबद्ध तरीके से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, बच्चों को निःशुल्क कक्षाएं दे सकते हैं, सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट में कमजोर विद्यार्थियों के लिए हम कोचिंग क्लासेज लगा सकते हैं। शिक्षक है ना, हमारे पास क्या है, हम पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम ये कर सकते हैं, निःशुल्क कोचिंग क्लासेज हम लगाते हैं। हम कहीं कहीं ब्लड डोनेशन कैंप, यानी ये हम करते हैं, क्योंकि चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा जांच की बात करते हैं, महिला शिक्षकों की जो स्वास्थ्य जांच के शिविर लगाते हैं, योगी शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहे, यानी ये स्वास्थ्य जागरण के लिए हो जाएगा। हम पर्यावरण के लिए पौधे रोपण का करते हैं, प्रतिवर्ष एक शिक्षक एक वृक्ष, ऐसा योजना करके 1 साल बाद में हमको रक्षा सूत्र मानते हैं, उसको बराबर वो बना रहे, तो वृक्षारोपण से पर्यावरण को संतुलन हम कर सकते हैं। रक्षा पर्यावरण संतुलन के लिए पॉलिथीन का हम बाइकआउट करने के लिए अभियान चला सकते हैं। ऐसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जल संरक्षण की बात कर सकते हैं। कितने मुद्दे हैं जो हम वर्षा का पानी को हम संग्रहित कर सकते हैं, ऐसे जो डिटर्जेंट पाउडर है उनका उपयोग कम कर सकते हैं, शैम्पू कम कर सकते हैं। तो ऐसे लगातार ये हमारे पानी को कम फैले, हम गाड़ी घोड़े को धोते हैं, बेशुमार हम पाइप चला देते हैं और पाइप से पानी निकलता रहता है, घर में भी नल खुला करते हैं तो पानी खुला रहता है। तो ये हमारे पानी का संरक्षण कैसे होगा? हम जानते हैं, राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ, 600 फीट नीचे पानी चला गया है, बहुत पावरफुल मोटरें लगाकर उनको पानी निकालना पड़ता है। क्या होगा कल? डार्क जोन हो गया है। तो कैसे हम पानी का मर्यादित उपयोग करें, ये हम कर सकते हैं क्या? हम बहुत सारे हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में साक्षर नहीं है लोग, साक्षरता के केंद्र चला सकते हैं क्या? हम स्वदेशी भाव का जागरण कर सकते हैं क्या? उनके लिए कोई अभियान ले सकते हैं क्या? हम विद्यार्थियों के हम संरक्षक गाइडेंस उनको दे सकते हैं क्या? कैसे उसका कोई कमी है, कोई अभाव है तो उसको कैसे हम मुक्त कर सकते हैं उससे, तो उसके संरक्षक बन के कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको करियर गाइडेंस के लिए आना वो पूछते रहते हैं। हम करियर गाइडेंस के लिए कोई हम फेयर लगा सकते हैं क्या? इसमें अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थान आकर वो बच्चों को करियर गाइडेंस का दे सकते हैं। हम कहीं बच्चों को पुस्तकालय वाचनालय उपलब्ध करा सकते हैं क्या? पुस्तकें पढ़ने को मिलेगी, ये हम कर सकते हैं क्या? हम बहुत सारे गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था करा सकते हैं क्या? बहुत सारे ट्रस्ट और कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि बताइए हम कुछ लोगों के बच्चों की सहायता कर सकते हैं, हम ऐसी स्कॉलरशिप की व्यवस्था करा सकते हैं क्या? हम बहुत सारे बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, क्या उसके लिए हम कोई योजना कर सकते हैं, जैसे दिल्ली में हम संकल्प नाम से चलाते हैं। देश भर में ऐसे हम अपने अपने जो बच्चे हैं, कहीं कंपटीशन देना है तो हम उनके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस देना है, एक अच्छा टीचर उपलब्ध कराना है, उनको काउंसलिंग करना है। क्या हम ऐसे विद्यार्थियों की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं है, घर में शोरगुल है, एक कमरा है, रसोई उसमें है, स्नान उसमें है, सोना उसमें है, उठना बैठना उसमें है, पढ़ाई कैसे करेंगे? तो ऐसे देश में बहुत सारे स्टडी सेंटर्स खड़े हो गए हैं जो पैसे से बच्चे वहां आकर कुछ घंटे पढ़ सकते हैं, वहां रेफरेंस के लिए इस चीजें रहती है। क्या हम ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क अध्ययन स्टडी सेंटर खड़े कर सकते हैं क्या? ऐसे हम बहुत सारे जो समाज के हमारे शिक्षक भी हैं, समाज भी हैं, बहुत सारे ऐसे बंधुओं को, अब कुटुंब की बहुत कुटुंब जो व्यवस्था टूट रही है, कौटुंबिक इस जो परिवार की व्यवस्था को कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं, हमारे संगठन में विचार को, बातचीत को कैसे रख सकते हैं, इस नाते से कुछ कार्यकर्ताओं को हम प्रयत्नशील कर सकते हैं क्या? समाज में बहुत सारी संस्थाएं इसमें लगी है। हमारा जो पारिवारिक जो सिस्टम है गड़बड़ा गया है। संसार में कौटुंबिक व्यवस्था हमारी सबके लिए प्रेरणा देने वाली, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब रिवर्स माइग्रेशन की बात आती है, क्या ऐसे बहुत से लौट के आए उनके लिए कौशल शिक्षा दे सकते हैं क्या? कौशल शिक्षा के यूनिवर्सिटी में कोई पाठ्यक्रम चालू करा सकते हैं क्या?
उनको कहीं किसी संस्थान से जोड़ सकते हैं क्या? जहां पर नौकरी मिलती है, जहां पर उसको जॉब मिल सकता है, उनसे हम लिंकअप कर सकते हैं क्या? हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, हमारे यूनिवर्सिटी में हम इस नाते से कोई केंद्र चला सकते हैं क्या? लोगों को हम ऐसे चीजों से हम जोड़ सकते हैं क्या? ऐसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार की गतिविधियां अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चल सकती है। तो संगठन में हम केवल आंदोलन नहीं करते, आंदोलन हमारा एक है, हमारे काम को, हमारे समाधान निकलवाने के लिए आंदोलन है। पत्राचार से लेकर, ईमेल से लेकर, ये बहुत डिमांड चार्टर से लिखने लेकर ज्ञापन प्रदर्शन करने के, ये आंदोलन के पक्ष है। और संगठन चलाने के लिए हमारी नित्य नियमित चलने वाली बैठकें हैं। समाज में विश्वास खड़ा करना है, शासन को बताना, उसके लिए हमारे सम्मेलन है। कार्यकर्ता बनाना है तो कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग है। यानी ये सब बातें एक दूसरे की पूरक है। कोई संगठन अगर बहुत मजबूत बनना है, दमदार ढंग से काम करना है, उसको अच्छी प्रकार से काम करना है, तो ये सब बातें हम संगठन के नाते से नए लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। सदस्यता के आधार पर, प्रवास के आधार पर कार्यकर्ताओं की हम पहचान करते हैं, हम उसकी संभाल करते हैं। परिवार से भी हमारे निकट संबंध बनते हैं, क्योंकि अपने संगठन में एक बार कोई व्यक्ति जुड़ा है तो बस वन साइडेड है, आना है, जा नहीं सकता यहां से, वन वे ट्रैफिक। तो कार्यकर्ता की संभाल के लिए प्रवास, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए समीक्षा बैठक है, एनुअल समीक्षा बैठक है, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन को गतिमान करती हैं। और सब करने के लिए एक काम जो सबसे पहले बोला, सदस्यता। इसको अगर विस्मरण कर गए तो संगठन, इस वामपंथी संगठन लगभग मृत प्राय होते चले जा रहे हैं। उनका एक ही काम, वो मेंबरशिप से बाहर हो गए हैं। कुछ नेताओं को विदेश से आने वाली फंडिंग से वो काम चलाते हैं, इसलिए 20-30 साल तक वो ऑर्गेनाइजेशन में कब्जा करके बैठते हैं। अपना ऑर्गेनाइजेशन में सतत कार्यकर्ता बदलने की प्रक्रिया रहती है। हर कार्यकर्ता मैं 10 साल तक महामंत्री रहूंगा, 10 साल तक अध्यक्ष, ऐसा नहीं है। 4 से 6 साल तक अध्यक्ष महामंत्री की जिम्मेदारी अधिकतम हो सकती है। यही अपनी परंपरा है। नए नए कार्यकर्ताओं को दायित्व मिले, नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिले, उसको भी सीखना, और नए नए उसके अनुभव को, संगठन को वो सब चीज मिलती चली जाए। तो ये हम ऑर्गेनाइजेशन के नाते से कार्यक्रमों की एक के बाद एक क्रम रखते हुए संगठन को गतिमान करते हैं। कार्यकर्ता विषय के बारे में मैंने इससे नहीं बोला, आज कार्यकर्ताओं को कौन कौन सी बातें करनी होती है, और मैंने बहुत सारी बातें इसलिए छोड़ दी क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से कार्यकर्ता विषय पर अपने शेखर चंद्राते जी बोलने वाले हैं। इससे मैं समझता हूं इन 40 मिनट में मैंने अपनी बात कम शब्दों में रखने का प्रयत्न किया है। और कोई बात पूछने की लगती है इस विषय में तो हम पूछ सकते हैं। मैं अभी यहाँ अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। माननीय श्री महेंद्र कपूर जी को हमारे तरफ से और हमारे जागोस के तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन एवं हार्दिक प्रणाम। आपने हमारे काफी अच्छे मार्गदर्शन किए। आप एकाधिक जो बिंदु है उसको सामने लाए। संगठन का क्या मसला है, संगठन हम क्यों करना चाहिए, दूसरे संगठन से हमारा क्या फर्क है। सबसे बड़ी बात, हमारा संगठन वन वे ट्रैफिक है एवं हम खाली केवल मात्र शिक्षक का जो मान है उसी के लिए नहीं लड़ते हैं। हम समाज को जोड़ने चाहते हैं। जो हमारे विद्यार्थी है उसके लिए, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सके, शिक्षा और सर्वोपरि देश को कैसे आगे बढ़ा सके, इसमें आज श्री महेंद्र कपूर जी अपने मार्गदर्शन किए। अभी सभी बंधुओं से अनुरोध है, वो अगर महेंद्र कपूर जी से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये हमारा है, हम अपने बात रख सके और उनसे जान सके कि हमारा सम्मेलन कैसे मजबूत बनेगा, आगे हम कैसे चलेंगे और सर्वोपरि देश का लिए हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार। प्रश्न पूछिए। नमस्कार। बोलून। हाँ, I am Professor Lalu Das from Bidhan Chandra Krishi विश्वविद्यालय। महेंद्र कपूर जी को मेरा प्रणाम है। उन्होंने
इतना अच्छा हम लोग के मार्गदर्शन किया रिगार्डिंग कार्यकर्ता आवास जो चल रहा है, जो कर्म चल रहा है यहाँ पर। तो मेरा उन्होंने एक चीज अच्छे तरफ से बताया, जो मेंबरशिप ड्राइव। तो उनसे मुझे एक क्वेश्चन है, जो मेंबरशिप ड्राइव करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो कोई प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया है? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सब यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो बहुत दिन से लास्ट 44-45 ईयर्स से इसमें दूसरा कोई भावधारा का चल रहा है। तो वामपंथी का चल रहा था, कांग्रेस का चल रहा था, अभी तृणमूल का चल रहा था। तो वो लोग अभी हमारा ये ABRS में आना चाहता है, तो हम लोग जरूर उनको, वो लोग अप्रोच करेगा तो हम लोग मेंबरशिप दे देंगे उनको। संजय जी कपूर जी जी। जी 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 मतलब अभी जो नए बंधु जुड़ेंगे अपने से, उनको जरूर सदस्य बनाना चाहिए। जो हार्डकोर कॉमरेड हैं, हार्डकोर, उनको यस, छोड़ना चाहिए, अभी उनको अभी जोड़ना नहीं। जो सामान्य लोग न्यूट्रल होते हैं लेकिन उनको डर के मारे कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं पहले से, अच्छा, ऐसे लोगों को ध्यान में करना, उनको जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ा वर्ग है जो बंगाल में वो डर के मारे या उनको धमकाकर उनको सदस्य बनाते रहे हैं वो लोग। तो उनको हम सबको सदस्य बनाए, जोड़े हैं। हमारा, हमसे क्या, हम अच्छी बातें बताएंगे ना, हाँ, तो ऐसे लोगों को ठीक। जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। और अभी इस समय लोग आना चाहते हैं, आ रहे हैं। बस हमको ध्यान करना है, कुछ ऐसे लोग जो अपने यहाँ व्यवधान करने के लिए नहीं आए, बस वो हमको विवेक रखना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, दूसरा प्रश्न। और किसी का प्रश्न है? আর কেউ কি প্রশ্ন করবেন তো করুন। देवाशीष दा, करो करो करो। है महेंद्र कपूर जी, जी जी आपको आपको मैं हार्दिक प्रणाम। बहुत जी अच्छा लगा आज का आपको ये मूल्यवान वक्तव्य सुनने के बाद। तो बात क्या है, हम पश्चिम बंगाल में हम लोग को जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले बहुत सालों से, तो मैं बहुत गर्वित हूँ इस संगठन में रहने के, काम करते हुए। और इस बंगाल में अभी जो बहुत सालों से जो कल्चर हो गया एकेडमिक सेक्शन में, जो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल चर्चा ज्यादा हो रहा है और होते जाता है। इसके लिए हमारा जो जो उद्देश्य है, जो नेशन बिल्डिंग और स्टेट और राज्य का जो शिक्षा का परिवेश, एकेडमिक परिवेश जो होता है, मतलब एनवायरमेंट, वो तो नष्ट हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग जो कार्यकर्ता है विभिन्न विश्वविद्यालय में, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो कभी कभी हम लोग को मतलब बातचीत करने पड़ता है। तो कैसे उसको हम लोग हैंडल करें, हमारा तरीका कैसे होना चाहिए? जो डिस्क्रिपेंसी हो रहा है विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज में, तो हमारा कैसा ढंग होना चाहिए? इसके लिए आप थोड़ा कुछ बोलिए तो अच्छा होगा। अपना संगठन पारिवारिक हाँ संगठन है ना। हाँ 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 हम सबको अपना परिवार मानते हैं। आज जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल निर्णय करने पड़ते हैं, अपनी पद्धति धमकाने की नहीं है, कभी भी अपनी बात रख। अंग्रेज आए, अंग्रेजों को हटाने के लिए सारे जितने कम पड़े पड़ेगा। आप तो स्वयं समर्थ है ना। ये हम जब भी बात रखेंगे, जो वामपंथी या अनैच्छिक वातावरण बनाने की नहीं हो सकता है। आज उसको में समाधान अभी इन दोनों कम मिलेगा, लेकिन हम प्रयत्न जरूर करें। और हमारा कोई गुंडागिर्दी या कोई गलत तरीके से
कभी बात रखने की सोचना नहीं। धीमे धीमे बदलाव आ जाएगा। जो बहुत लंबे समय का अनुभव, 35 साल का कम्युनिस्ट शासन और बाद में ममता दीदी का शासन, ये 45 इयर्स बंगाल के मूल जो प्रकृति है उससे उल्टा हुआ है। आप सब बदलने वाले हैं, शिक्षक है ना, तो आप जब उठ के खड़े होंगे तो पहले कहीं कहीं कौन सा गीत लिखा था आपके यहाँ से, ध्यान है ना, मालूम है क्या? वो जागरण का गीत बना, बोल सकते हैं क्या? एकला चलो रे। कौन सा गीत है? एकला चलो रे। चलो रे। वंदे मातरम। ना 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 ना, वंदे वंदे मातरम। मातरम। हाँ, तो कितनी चीज आप ध्यान करिए, ये बंगाल की इस, वो कहते हैं ना, बंगाल की मिट्टी में भरा पड़ा है। कैसे उस पर राख आ गई, ये राख हटाना है आपको, ये वही गान करना है। कल कमल और रोटी लेकर चलने वाला, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, ये अब एक आजादी की लड़ाई जैसा समय है। एक एक शिक्षक इस समय उसी भाव से काम करे। बस वो कहते हैं अंतिम चोट बाकी है, कहते हैं ना 51 में चोट में कुछ खजाना निकलता है, ऐसे ही आप चिंता मत करिए, आप अच्छे ढंग से काम करिए। समाज को और हमारे शिक्षक साथियों को लगना चाहिए कि आप अच्छे लोग हैं। एकेडमिक आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एबिलिटी बहुत जबरदस्त है। इस आधार पर आप काम को लेकर जाएंगे और सब जगह स्वीकार्यता मिलेगी। हम जानते हैं दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस सरकार, 6 से 7 साल आप पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन शिक्षक संगठन नाते से कोई भी काम अपना रुकता नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं। हमारा पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा होगा, हम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम शिक्षक संगठन के कार्यकर्ता हैं। ये स्मरण रखकर हम जब काम करेंगे आपको समर्थन भी बढ़ेगा। और अभी कुछ चेंज का समय है, इसलिए वो दृश्य थोड़े से कठिनाई के होंगे, लेकिन आने वाले समय आपका समय ये ध्यान में रखिए। हाँ, धन्यवाद कापुर जी। हाँ, अब मेरा नाम बोलने भूल गए, मेरा नाम पवित्र कुमार पाल, जादवपुरी नहीं निवासी। पवित्र जी, हाँ जी जी पवित्र जी, आपका नाम नहीं बोला। नमस्ते, नमस्ते महेंद्र कपूर जी। मैं इतिहास का शिक्षक हूँ, इसीलिए मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, क्योंकि मैं हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा था। तो उनका एक पेपर, वो जो पेपर लिखे थे अमेरिकन एक जर्नल में, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, 1944 में वो पेपर लिखा गया था। तो उनमें उन्होंने बार बार जो एक बात का जिक्र किया था, वो जो बात है वर्नाकुलराइजेशन ऑफ एडुकेशन। तो ये जो वर्नाकुलराइजेशन ऑफ एडुकेशन का बात है, ये बात आज के दिन में, मतलब आज के समय में, ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा लगाया जा रहा है समग्र भारतवर्ष में, ये दोनों को कनेक्ट करके हम क्या कुछ नया तरीके से हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षक बंधुओं को इस बारे में क्या कुछ नया मार्ग या दिशा प्रदर्शन कर सकते हैं? जी अवश्य, शिक्षक होने के नाते, शिक्षक संगठन होने के नाते तो ये जिम्मेदारी अपनी ही है। लंबे समय तक ब्रिटिश काल के समय जो बनी हुई शिक्षा नीति है, उसी का दौरान हम स्वतंत्र के 72-73 साल से हम कर रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। मूल जो जड़ें थी हमारी, जब गांवों की ओर अगर हम लौटते हैं तो गांवों की आत्मनिर्भरता की कहानी आपको मालूम होगी। किसी गांव के व्यक्ति को बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं थी। ऐसा मेरा अपना गांवों का पूरा जीवन क्रम था। लेकिन आज हर काम के लिए गांव का व्यक्ति निर्भर हो गया है सरकार पर, शासन पर, बहुत सारे इंडस्ट्री पर। तो हमको ये ध्यान में लेना पड़ेगा, हमारी भारत की जैसी भौगोलिक स्थिति है, जैसा बड़ा व्याप है, बड़ा क्षेत्र है, उसको ध्यान में लेकर हमारे विश्वविद्यालय कौन सी चीज हमारे समाज को, जैसे हम 2050 की 2100वां भी अगर समय आएगा, यानी आने वाले 80 साल 100 साल की बात भी करें, मेरे भारत को किस ओर लेके जाना है। हमने डिपेंडेंसी वाला भारत जो दूसरे लोगों पर निर्भर करता है, क्या ये ठीक है क्या? तो इस नाते से हमारे केंद्र, ये रिसर्च के सेंटर जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, आजकल रिसर्च की जगह क्या है, ये
एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडीज हो गया है। इस नाते से हमको ये बातें ध्यान में करनी होंगी। शासन तो अपना प्रयत्न करता है, कि शासन से बढ़कर शासन सब कुछ नहीं है। आप जैसे विद्वान जो कार्यकर्ता हैं, विद्वान लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये समाज के सामने ऐसे विकल्प जो पहले चलते थे और आज के परिप्रेक्ष्य में उसमें कुछ संशोधन करते हुए हम सबके सामने रखेंगे, तो वो चीजें अंगीकार होगी, स्वीकार होगी। उस आधार पर हमको बात को आगे लेके जाना होगा। हम हमारे पूर्वजों का कुआं है, सड़ा पानी पिएंगे, ये तो हम नहीं कहते। पूर्व की अच्छी बातें आने वाले भविष्य के लिए कौन कौन सी चीजें वो प्रेरणा केंद्र बिंदु हो सकती है, उतनी सी बात जोड़ते हुए नई बातों पर हमारा शोध रिसर्च होना चाहिए। और ये सब रिसर्च सब विश्वविद्यालयों के माध्यम से होगा, आप सबके माध्यम से होगा। ये जरूर जो आप सोचेंगे, हमारा संगठन भी उसी नाते से सोचता है कि हम सरकार को, शासन को यथासमय सावचेत करते रहें और इस क्षेत्र में जो सम्यक अध्ययन हमारा है वो सम्यक तरीके से हम शासन के समक्ष लेके जाएं। इस नाते से आप सब सोच रहे हैं, अच्छी बात है। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते महेंद्र कापुर जी, जी, सादर जी, प्रणाम। जी, अमिताभ जी, नाम बहुत अच्छा है आपका। बलराम स्पीकिंग। महेंद्र कापुर जी प्रणाम, जी। सादर प्रणाम। जी बलराम जी। मेरा छोटा सा 2 सवाल है। एक तो है हमारा ये जो मेंबरशिप ड्राइव है, ये आपने जैसे बोला है, जो सदस्य के लिए ऑक्सीजन स्वरूप होता है संगठन के लिए, जी सालों में से ये एक सालों में एक ही महीना के लिए हम जनरली इसको रखते हैं, कभी कभी इसको एक्सटेंड करते हैं। जी जी इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकते हैं क्या? नहीं, ज्यादा नहीं करना है। दूसरा सवाल ये है, ये किसी ने पूछते हैं। दूसरा सवाल ये है, जी, हमारा जो नेतृत्व है इसको थोड़ा सा इसको ज्यादा ध्यान देने के लिए, क्योंकि मेंबरशिप इज द मेजर फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड बी नो डाउट। बट कभी कभी हम इसको नजरअंदाज करते हैं। इसी को लेके हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें उसी टाइम, एंड हमारा क्या क्या चीज कैरेक्टर उस टाइम पे होना चाहिए, थोड़ा सा आप अगर मार्गदर्शन करेंगे तो और बेहतर होगा। मेंबरशिप प्रतिवर्ष होना चाहिए और कम समय की बात इसलिए की है कि क्योंकि प्रतिवर्ष जाना है और मेंबरशिप केवल अकेली नहीं है, हमको और भी काम करने होंगे ना। हम गृहस्थी कार्यकर्ता हैं, मेरे जैसे तो नहीं है, मैं तो प्रचारक हूँ, मुझे तो फुल टाइम इसी काम को, आप सब इसीलिए कम समय में अधिक काम करना। वो कब कर पाएंगे? अधिक कार्यकर्ताओं की टोली मेंबरशिप के लिए बनाते जाना। पहले हम कम लोग थे तो हमारी मेंबरशिप लंबी चलती थी, धीरे धीरे आप विस्तार ले रहे हैं, बड़ा स्वरूप आपका खड़ा होता जा रहा है। आने वाले समय में भी कम समय में, जैसे राजस्थान का हायर एजुकेशन है, वो एक दिन में 85% मेंबरशिप कर लेता है, राजस्थान का हायर एजुकेशन का जो अपना संगठन है, और 98% राजस्थान में मेंबर्स हमारे बनते हैं। और बाकी लोग जिसमें कहीं सेक्रेटरी नहीं है, कॉलेज में कोई जा नहीं पाया, तो वो नेक्स्ट 15 डेज में बाइंड अप कर देते हैं। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक उनकी मेंबरशिप कंप्लीट होती है। उसका हिसाब अगले महीने के प्रारंभ में होने वाली मीटिंग में सबके सामने, और पैसे सबको जमा करना जरूरी होता है। अगर कोई नहीं जमा करता है तो मेंबरशिप ले ली जाती है। इसके कारण उनको वर्ष भर एकेडमिक गतिविधियां, शासन से डायलॉग करने के लिए समय, ये सब करने के लिए हमको मिल जाता है। इसलिए कम समय की योजना। लेकिन आप संगठन कमजोर थे, पहले थोड़े थे, अब जैसे बड़े होते जाएंगे तो कम समय में करने की ताकत आपकी हो जाएगी, और इसको सेशन के पहले महीने में पूरा करने की बात सोचनी चाहिए। दूसरा जो बात आपने कही, बिना मेंबरशिप की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने तो उसका उल्लेख भी किया है, जब भी उपेक्षा करेंगे वो संगठन वामपंथी संगठन जैसे हो जाएंगे। वहां पर वो विभिन्न माध्यमों से पैसे इकट्ठे करते हैं, वो मेंबर्स की बात नहीं सुनते हैं। ऊपर के कुछ लोग, जैसे पॉलिटिकल पॉलिट ब्यूरो होता है, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, वो 90-95 साल तक भी काम करते हैं। हमारे यहाँ तो बहता पानी निर्मला, कार्यकर्ता भी बदलते हुए रहते हैं। बदलाव कार्यकर्ता इसलिए कि हर कार्यकर्ता को यहाँ अनुभव आना चाहिए, वो भी उसके नए नए विचारों को संगठन में स्थान मिलने चाहिए। इसीलिए प्रतिवर्ष मेंबरशिप करना चाहिए, इसकी उपेक्षा नहीं करें, ये हम लगातार कहते हैं, और ये बात हम सबको ध्यान में लेनी चाहिए। इस नाते से आप सब, और ये मैंने तो सबसे ज्यादा विषय आज मेंबरशिप का इसे रखा। एक है सादे सब सदे, एक ही चीज है, किसी संगठन की सबसे बड़ी ताकत मेंबरशिप, दूसरी कोई ताकत
कितने एकेडमिक कार्यक्रम कर लो, अगर मेंबरशिप नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है। कृपा करके सभी मेरी जो इतने बंधु आज जुड़े हैं उनसे प्रार्थना है, और प्रांत के सब पदाधिकारियों से प्रार्थना है, इसको हम थोड़ा इस बार कोरोना काल में देरी से हुआ होगा, जल्दी से पूरा करके बाइंड अप करना चाहिए, किसी कारण से भी अब लंबा नहीं करें। तो महेंद्र कपूर जी, और एक बार हम काफी आभारी हैं, आप हमारा मार्गदर्शन किए, आपको इतना कीमती समय निकाल के हमारा साथ आप समय काटे, और हमारा आशा है आगे भी आप हमको मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो हमारी तरफ से, हमारे सब बंधु का तरफ से आपको नमस्कार, प्रणाम। कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।